जे ही देवड़ा टेम डिपार्टमेंट आवन होपदार तो अंक ही रुलादार रिक दो को सुगल लगार नहीं भू भू गुगार जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोच समझ के कहा कि भाई प्रोजेस्टेरोन इधर बनता है, इनकी आवाज़ पतली होती है, इसलिए ये डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, निवास हो, धन की एकदम से ऐसे ज़बरदस्त वाली बारिश हो, बहुत शानदार रहे आपके लिए त्यौहार, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार को आपको ये खुशियाँ दे के जाए, आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान दे के जाए। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। मिन लागे मजाक हूँ एक ही कर सकूँ लारला दो लेसन सीरियस बढ़िया से मजाक ही कर ली कहीं देखिए नहीं 2 मिनट दे कर रमन 2 मिनट दे कर रमन। बात करेंगे आज अपन एक 10वीं क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे मानव में प्रजनन तथा नर जनन तंत्र के बारे में। तो प्रजनन शब्द से ही अपन शुरू करते हैं। प्रजनन कहो जनन कहो एक ही बात है। ये एक सजीवों का लक्षण है, एक गुण है, क्षमता है, कह सकते हो आप इसको। आपने एक चीज हमेशा नोट की होगी कि इस पूरे संसार में सजीव है जितने भी, वो सजीवों में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि वो अपने जैसे के जैसे नए सजीव बनाता है। आप चाहे जंतुओं की बात करें, चाहे आप पादपों की बात करें, ये गुण सब में ही होता है। पादप देख लो आप, बीज उगाते हैं उसमें से नया पादप निकलता है कि नहीं निकलता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो एक क्षमता है, इस क्षमता को, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन के नाम से जानते हैं। अब जनन क्यों जरूरी है? जनन इसलिए जरूरी है ताकि इस प्रकृति के ऊपर वे सभी प्रजातियां जो आज मौजूद हैं वो भविष्य में भी मौजूद रह सकें। अब यदि जनन की प्रक्रिया नहीं हुई, नए जीव नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा? एक जीव है वो खत्म हो गया, उसका धरती से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व इस प्रकृति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए, अपनी मौजूदगी को बना करके रखने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं। ये जो जनन की क्षमता है ना, ये किसी भी सजीव के उत्पन्न होते ही उसमें नहीं होती है। एड़ नहीं है कि आप खेड़े में बाजरी उगई उग देवी में पूछ लाग गयो ना, बोल्डी उगी बोरी लाग गया मत ना। क्या होता है? वो बड़ी होती है, कुछ साल लगते हैं उसको, 4 से 5 साल लग जाते हैं। बड़ी होने के बाद एक निश्चित समय के बाद उसमें फल लगना शुरू होते हैं। उसके बाद जिंदगी भर लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो होगा वहाँ, बाजरी होगा वहाँ, गेहूँ होगा वहाँ, कुछ भी उगा लो आप, उगते ही उन पर कुछ नहीं लगता है। एक निश्चित आयु आती है, ठीक है, उसके बाद उस पर लगता है। जंतुओं में भी ऐसा ही होता है। जन्म के समय से किसी भी जंतु में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। एक निश्चित आयु के बाद उनमें ये क्षमता उत्पन्न होती है। आप पादपों को देखना, आप क्या होता है इनमें, कोई सा भी पौधा हो, जब भी इन पे फल लगते हैं, फल लगने से पहले एक घटना इनमें अनिवार्य रूप से होती है कि उस पे फूल जरूर आते हैं। फूल आते ही अपना दिमाग तुरंत ये कहता है कि हाँ अभी मत की इनकी लागी। तो ये एक इन पादपों का क्या है? एक वो पीरियड है, एक वो काल है जिसमें ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। जनन की प्रक्रिया जो है वो इन फूलों से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आप कह देंगे हगड़ा मत फूल किंदा है, कोई दिमाग हो सर गई दे मार तो कूट होग नहीं, बाजरी मत गेहूँ मत खेड़ी मत तो फूल आवे ही कौन नहीं गया मत क्या आवे खूकी आवे नहीं खूकी, खेड़िया मत मिंजर आवे, नीमड़े मत मिंजर आवे, ए आंगा फूल है। मतलब जो ही बाजरी मत खूकी आवे आप तुरंत समझ गया में के उनाड़ो में दाणो पड़ने वालों है, ठीक है। तो ये जो जनन की प्रक्रिया है ना, इसकी शुरुआत उस खूकी के आने के साथ ही होती है। अब ये पूरा झमेला क्या है, इसको अपन आज समझेंगे। ये जो जनन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। यदि अपन मनुष्यों की बात करें, इन सब विकसित पेड़ पौधों की बात करें, तो इनके अंदर हमेशा लैंगिक जनन पाया जाता है। अपन इसी की चर्चा करेंगे। जैसे मान लो अपना शरीर है, जैसे मान लो ये सभी पेड़ पौधों का शरीर है। अपना शरीर आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है ना,
इसकी शुरुआत एक कोशिका से होती है। जब अपना शरीर बढ़ना शुरू होता है, हमें नागन कान ना ज्ञान दिए नहीं, हाथ ना आंगली, ये सब कुछ नहीं होता है, केवल एक कोशिका होती है। और एक कोशिका तो आपको पता है गोलाकार होगी, ठीक है, यानी इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि उसको अपन माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देख पाते हैं, आसानी से देख पाना भी संभव नहीं होता, ठीक है। उस कोशिका को युग्मनज कहते हैं। मान लीजिए ये वो कोशिका है, इस एक कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मनज, ठीक है। अब ये जो युग्मनज है ना, इसको जाइगोट भी कहते हैं। इससे अपना शरीर बनना शुरू होता है और पूरा विकसित होकर इस रूप में अपन दिखते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण भी दो कोशिकाओं के मिलने से होता है, ठीक है। और इन दो कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं, गैमेट, ठीक है, गैमेट्स या युग्मक। यदि अपन अपने मनुष्य की बात करें या दूसरे पेड़ पौधों की बात करें तो ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं। दो है तो दो प्रकार के होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। एक को अपन कहेंगे नर युग्मक और दूसरे को अपन कहेंगे मादा युग्मक, ठीक है। ये दो कोशिकाएं होती है। इन दो कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज। और युग्मनज में आगे कुछ ऐसा विदलन वगैरह होता है, ऐसा बहुत से विभाजन होते हैं, एक लंबी प्रोसेस चलती है, लंबी प्रक्रिया चलती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पहले तो बनता है भ्रूण और भ्रूण से पूरा जीव बनता है। अपन इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब मनुष्य के अंदर ये क्रिया कैसे होती है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे। ये जो नर युग्मक होता है ना, इसको मनुष्य में शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। और दूसरी तरफ जो मादा युग्मक होता है ना, इसको अंडाणु कहते हैं। और इन दोनों के आपस में यहां पे जुड़ने की क्रिया, मिलने की क्रिया, जिसके बाद क्या बनेगा? युग्मनज। इस जुड़ने की क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है नर युग्मक है शुक्राणु तो पुरुष में बनेगा, ठीक है। और मादा युग्मक है अंडाणु तो महिलाओं में बनेगा। अब यदि जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होना है तो इन दोनों का आपस में मिलना जरूरी है। और इस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। निषेचन के बाद ये बनेगा, यहां से ये, और उससे किसका निर्माण होगा? आगे जीव का। अब ये जो बनते हैं ना, क्या? शुक्राणु और अंडाणु। मैंने कहा जब मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात छोटे बच्चे का जन्म होता है, शिशु जो नवजात शिशु होता है, उनके अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं होती का मतलब ये है कि उनमें ये नहीं होते। ये तो फिर भी होते हैं परिपक्व अवस्था में। कैसे वो आगे अपन समझेंगे। ये बिल्कुल नहीं बनते, ये एक निश्चित आयु आने के बाद बनना शुरू होते हैं। जैसे पौधों में होता है, एक निश्चित आयु आने के बाद इन पे फूल लगना शुरू होते हैं। तो पौधों के अंदर फूल लगने के जैसे कि जैसे अपनी क्रिया क्या है कि अपने अंदर इनका निर्माण है शुरू होता है सभी जंतुओं में। और वो एक निश्चित आयु आने के बाद होता है। वो क्यों होता है इसको भी अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जैसे मान लो पौधों के अंदर जो फूल वगैरह आते हैं ना, इस टाइप को, इस प्रक्रिया को लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। जंतुओं में भी ऐसा होगा। जब भी ये युग्मक और ये अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो जाएंगे तो लैंगिक परिपक्वन इस अवस्था को भी कहेंगे, जिसमें प्रजनन के अनुकूल हो जाए, प्रजनन की क्षमता जीव ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब ये आयु जब आती है ना तो अपने शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं। वो परिवर्तन हार्मोनों के कारण होते हैं। अपने शरीर के अंदर एक निश्चित आयु आने के बाद इस प्रकार के हार्मोनों का निर्माण शुरू हो जाता है। और हार्मोन हमेशा ग्रंथियों से बनते हैं। हार्मोन किससे बनेंगे? ग्रंथियों से। और वो हार्मोन क्या करते हैं? वो हार्मोन अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन लाते हैं। उन परिवर्तनों के कारण अपना शरीर प्रजनन सक्षम बनता है और अपने शरीर के अंदर इन शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाणुओं का परिपक्वन शुरू हो जाता है। अंडाणुओं का निर्माण नहीं कह रहा हूं मैं। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि जब ये महिलाओं बनते हैं
जब मादा का जन्म होता है ना, उस जन्म के समय से ही उसके शरीर में अंडाणु फिक्स रहते हैं। जितने अंडाणु होने वो उतने जन्म के साथ ही उसके शरीर में आ जाते हैं। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, इनमें ये शुक्राणु साथ में नहीं आते हैं, इनका निर्माण बाद में शुरू होता है और उम्र भर चलता रहता है। और ये अंडाणु फिक्स होते हैं, इसलिए एक निश्चित समय आने के बाद ये शरीर में से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आगे अंडाणु बनते नहीं है। का मतलब ये हुआ कि महिलाएं जो भी होती है उनमें एक निश्चित आयु होती है मां बनने की। ये अंडाणु बनेंगे तब तक उनमें मां बनने की संभावना रहेगी, और जिस दिन अंडाणु खत्म हो जाएंगे उस दिन के बाद वो मां नहीं बन पाएगी। और ये आयु होती है 50 से 52 साल के बीच। ठीक, अब होता यह है कि अपन ने कहा ना, ये जो प्रजनन के लिए परिपक्व अवस्था ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है। महिलाओं के अंदर 12 से 13 वर्ष की आयु में ये परिपक्वन शुरू हो जाता है। अर्थात ये जो मादा युग्मक अंडाणु है जो शरीर में पड़े रहते हैं जन्म से ही, वो परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। तो परिपक्व होने की जो शुरुआत है वो किस उम्र में होती है? 12 से 13 वर्ष। जबकि पुरुषों की बात करें तो 14 से 15 वर्ष, अर्थात 2 साल बाद। यानी कि लड़कियां लैंगिक दृष्टि से जल्दी परिपक्व होती है, जबकि लड़के लैंगिक दृष्टि से लेट परिपक्व होते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने नियम बना रखा है शादी का कि लड़का कितने साल का हो, 21, और लड़कियां कितने साल की हो, 18, तब भी उनकी शादी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब वो जाकर के एक संतान उत्पन्न करने हेतु पूर्णतः परिपक्व हो पाते हैं। हालांकि मैंने कहा परिपक्वन काल 12-13 साल से हो जाता है, ठीक है। अर्थात ये अंडाणु बनना शुरू हो जाएंगे, वो जनन के लायक है, लेकिन अंदर शिशु के परिपक्वन के लायक नहीं है। उसके लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित की हुई है ना। वो इसी आधार पे है, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी आयु कितने साल कम रखी हुई है? 3, क्योंकि वो 3 साल पहले परिपक्वन उनमें हो जाता है, और लड़कों में 3 साल बाद में होता है। अब होता है क्या है, ये जो हार्मोन बनते हैं ना, जब भी ये हार्मोन बनते हैं तो अपने शरीर में आमूल चूल परिवर्तन होता है, भयंकर वाले परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। और वो ऐसे परिवर्तन होते हैं कि इस दौरान, इस आयु के दौरान अपने ख्याल, अपने विचार, अपने तौर तरीके सब कुछ बदल जाते हैं। ये छोटा बच्चा होता है ना, वो एक अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, ठीक है। फिर ये जो स्टेज आती है, इसमें हार्मोनों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे उसका दिमाग के सोचने के तरीके से लगा के रहन सहन, खान पान पूरा का पूरा क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है। ये वो आयु है जिसमें अब खुद मतलब जो भी बच्चे लोग होते हैं ना, वो मैं भगत सिंह बनूड़ा फिरे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बांधू लागे पूरी दुनिया आमन मत ही चल नहीं, पर वे मनियों सूर्यों आगे आगे ये है ना, कोई विशेष चेंज नहीं होता। लेकिन उनमें हार्मोन इस प्रकार के बनते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। एक विचार क्या होता है? क्रांतिकारी हो जाते हैं, ठीक है। ये अवस्था कौन सी होती है? लैंगिक परिपक्वता की अवस्था कहलाती है, किशोर अवस्था कहते हैं जिसको। इसमें क्या होगा, अपने शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं वृषण ग्रंथि, ठीक है। वृषण ग्रंथि से एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? ये इन शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण का कार्य शुरू करता है। उसके अतिरिक्त ये शरीर को विकसित करता है, शरीर का विकास करता है, ताकि शरीर जनन के लिए सक्षम बन सके। और वो जो हार्मोन बनते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो इस वृषण ग्रंथि में बनती है। ये एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है, इसको टेस्टिस या वृषण कहते हैं। इसके अंदर इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो कब होगा? 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच है, शुरू होता है। ये केवल इनका निर्माण ही शुरू नहीं करता, मैंने कहा शरीर के अंदर जितने परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के लिए भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे? सबसे पहला परिवर्तन चेहरे पे है ना, इधर खाक पे वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है चेहरे पे, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आती है। जैसे जैसे इसका श्रावण बढ़ता है वैसे वैसे इन बालों का आकार, इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। शुरू में ऊँ नहीं है कि रात को हुदू ना मुँह में दाढ़ी ही को नहीं हेरिया में एकदम दाढ़ी अड़ोगी नहीं, धीरे धीरे ये बाल वगैरह उगना शुरू होते हैं, ठीक है। शुरू में ये इतने कड़क कठोर नहीं होते हैं, मुलायम हल्के से बाल होते हैं। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे शरीर परिपक्व होता है, वैसे वैसे इनका आकार भी बढ़ता जाता है। यदि अपन पुरुषों की बात करें तो उनमें मांसपेशियां मजबूत होना शुरू हो जाती है।
12-13 साल तक टाबर हुए नहीं, वो एकदम ऐसा दुबड़ो पतलो और विकास रुकुड़े टाइप हो दिए, ठीक है। और 14-15 साल के बाद अचानक से उसके शरीर में वृद्धि स्टार्ट हो जाती, बहुत तीव्र गति वृद्धि होती है, और 20 साल तक ये वृद्धि बहुत तेज गति से चलती है। मांसपेशियां मजबूत होती है, जिसमें सीना चौड़ा होता है, ठीक है बॉडी बताओ मैनू भाई तो हरू हुए है ना, उससे पहले ये शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब जब भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है तो इसके द्वारा जितने लक्षण प्रकट होंगे ना, उन लक्षणों को अपन कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। एक तो अपन ने पढ़ लिया इसमें शुरू में कि भाई चेहरे पे, ठीक है, खाक पे, छाती पे बाल निकलना शुरू होते हैं। दूसरा इसका एक लक्षण है, इसकी आवाज में भारीपन आता है। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, इसी प्रकार का हार्मोन महिलाओं में बनना शुरू होता है। एक अंडाशय ग्रंथि होती है, उनमें अंडाशय ग्रंथि एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। उनके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रोजन। 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का काम महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना है। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या, जिस तरह से अपनी ये छाती चौड़ी होती है, ये कंधे चौड़े होते हैं, महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में जो कमर का भाग होता है ना, इसमें वृद्धि होती है और स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। अपने शरीर में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती है, अविकसित रहती है। महिलाओं में स्तन ग्रंथियां विकसित होती है। कौन से हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन उनमें बनते हैं। उनके अलावा अब महिलाओं में आवाज पतली होती है प्रोजेस्टेरोन के कारण। भगवान ही बड़ो समझदार है ना, उनकी आवाज पतली है। ई वास्ते शादी में, जान में, ब्याह में, मुकलावे में गाँव वाली पूरी जिम्मेदारी लुगी अंदी है। जे आपन होपदार तो आपा तो हर बार गाने की जगह ला करार, जान में ही ला, मुकलावे में ला, मुकलाव बतावे तो ही ला ना, क्योंकि आपन हूँ बार ना आपा तो इनली गई जार है ना। भगवान भी बड़ा समझदार है। गाना लो तो हूँ पियो जे ही देवड़ा टेम डिपार्टमेंट आपन हूँदार तो अंक ही रुड़ादार रिक दो को जो लागा नहीं भू भू भूगार, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोच समझ के कहा कि भाई प्रोजेस्टेरोन इधर बनता है, इनकी आवाज़ पतली होती है, इसलिए ये डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है। इनमें आमने बिल्कुल काम नहीं है। बादरी पाटे ना आमने ला करे ना होने कौन गाँव दे कितना सुरी लगावे नहीं तो कोई मेलर नहीं कोई मिला, हाँ वो चले है ना। तो भगवान ने प्रोजेक्ट आपके हो समझ दिया करे रे। तो ये इन हार्मोनों के कारण होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न इनके द्वारा होते हैं। एक और बढ़वा है इनमें, आप मैंने कहा ना ये लैंगिक परिपक्वता आवे नहीं, जिन्हें एक लक्षण इन बढ़ दिए। आप हमेशा पहला कह ने नोटाबर है नहीं, वो आउट जो रेत में उड़ो फिर इन हेडो आए तो हल्काए दे उन्हें हल्काए दे उन्हें नहीं, वो भी है साहब हुई बे बिंग घनी शौकी नहीं काम को आवे, पर सबसे 15 साल को हुई नहीं बस वो शौकी नहीं ठेकाई हरुकारी ना, बस वो बाल हालरू का समझा घीर दे घीर पटिया ओढ़ हीर कई मतलब एड़ा नाटक करी वो है नहीं। अभी पहला टाबर एड़ो कोई नाटक नहीं किया करे, ठीक है। बस के आजकल तो फोन आ गया, सेल्फी ले कोरा उन जाकर सेल्फी ऐसा ई उम्र में हरू हुए, यूँ पहला बिल्कुल ही हरू नहीं हुए। तिना तो उगे 2 दाढ़ी वाला मुँह सड़ा इत हाथ दे दे फोटो खांस यूँ है नहीं, मैं मोहटियार हो गया। तो ये सब के सब मोहटियार पड़ा, ये सारे लक्षण किससे आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। जिनमें ये कम स्रावित होता है, लेट शुरू होता है ना, वो लड़कियों की तरह ही घूमते हैं, बांगे फोटो लेना रहता घनास को आवे, ठीक है। हाँ, ये सब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। आजकल तो है कैमरा येड़ा आ गया है, फोटो खांसेर का ओह फूट आयो भाई फूट तू गो है, तू तो है जेड़ो है, तेरी हकीकत तो आधार कार्ड में है थोड़ी है, वो तो कैमरा कूड़ बोले है नहीं। हाँ, कालो भट्ट है क्लिक करे का धोड़ो धट है नहीं। हाँ, ये सब उल्लू बनाने की बातें हैं। और ये गुण है जो ये इस टेस्टोस्टेरोन के स्रावित होने के बाद कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब आपने स्मार्ट सिद्ध करण खपा, बाजार में जा तो एक साइड में कटिंग कराविडार बाल झटका ठोकता हूँ फिराऊँ जाने ओहो मेरी, हाँ मारे भी न जाने दुनिया
भईगो ने, पण हकीकत में आप मनियों सूर्यों टेणियों फेणियों में आ गई, यानी कोई चेंज नहीं है, यानी लेकिन ये सोच, ये बदलाव, ये इन हार्मोनों के कारण आता है। ठीक है, जैसे जैसे ये हार्मोन शरीर में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये बदलाव भी प्रबल होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड के ऊपर जो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है नर जनन तंत्र का। अपन ने क्या कहा? अपन ने कहा कि ये जो युग्मक होते हैं ना, ये नर और मादा दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक नर में बढ़ेंगे और मादा युग्मक मादा में बढ़ेंगे, ये अपन ने पहले ही चर्चा की। ठीक है, अब इनको बढ़ाने के लिए और इनको ये निर्माण के लिए, अर्थात इस क्रिया के लिए पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है। मतलब नर युग्मक बने पुरुषों में, मादा युग्मक बने महिलाओं में, इनको निषेचित करवाने के लिए एक पूरा तंत्र काम करता है। और वो केवल निषेचित ही नहीं करवाता, पूरे जीव के निर्माण तक वो तंत्र क्रियाशील रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। अब अपन ने कहा अपने ये दोनों अलग अलग जीवों में बनते हैं, तो अपन यहाँ पे दो प्रकार के जनन तंत्र पढ़ेंगे, एक पुरुषों का जनन तंत्र और एक महिलाओं का जनन तंत्र। पुरुषों के जनन तंत्र में ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं है वरना साथ में उसको भी चिपकाते, है ना। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको कहते हैं नर जनन तंत्र। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग, प्राथमिक नर जनन अंग, और एक है द्वितीयक नर जनन अंग। प्राथमिक जननांग के रूप में एक जोड़ी वर्षण ग्रंथियां। ठीक है, ये क्या है? वर्षण ग्रंथियां अपने शरीर से बाहर पाई जाती है, बाकी सारी ग्रंथियां शरीर के अंदर होती है। जितनी भी ग्रंथियां हैं, बहुत सी ग्रंथियां अपने शरीर में 10-12 प्रकार की ग्रंथियां होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो शरीर से बाहर होती है। इसका भी एक कारण है, इसका भी एक रीजन है। ये ग्रंथि जो होती है ना, इसमें मैंने कहा स्पर्म बनते हैं, अर्थात शुक्राणु बनते हैं। ये जो वर्षण ग्रंथियां होती है ना, इनमें शुक्राणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल आवश्यक तापमान अधिकतम कितना होना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अपने शरीर का तापमान कितना होता है? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इससे लगभग 3 सेंटीग्रेड, 3-3.5 सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। यदि इस तापमान में इन वर्षणों को रखा जाए या टेस्टिस को रखा जाए तो इनमें शुक्राणुओं का निर्माण कम हो जाता है, या ये कह दो कि होगा ही नहीं। ठीक है, इस स्थिति को नपुंसकता कहते हैं, जिनमें शुक्राणुओं की कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने ये किया कि इस ग्रंथि को शरीर से बाहर रखा, ताकि इसका तापमान इस वर्षण कोष के कारण, ठीक है, इस वर्षण कोष के कारण कितना बना रहता है? लगभग 34 डिग्री सेल्सियस, ताकि इनमें शुक्राणुओं का उचित तरीके से, सही तरीके से उत्पादन हो सके। अब क्या है, समय बदला, समय के साथ अपन भी बदले। आजकल क्या है, एक लोगों में फैशन चलती है टाइट कपड़े पहनने की। ठीक है, यदि टाइट कपड़े पहनेंगे तो ये वर्षण ग्रंथियां शरीर से चिपकी हुई रहेगी। ठीक है, शरीर से चिपकी हुई रहेगी ना, तो हमेशा याद रखना शरीर का टेम्परेचर तो 37.5 डिग्री है, ये तो 34 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है इनमें शुक्राणुओं का निर्माण कम होगा, अर्थात प्रजनन क्षमता घटने की पूरी संभावना, नपुंसकता बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए आज से जो प्राचीन काल में जितने भी वस्त्र वगैरह पहनते थे वो ढीले ढीले वस्त्र होते थे। ठीक है, अब फैशन के दौर में आप फैशन दिखा बना लोगों चक्कर में या मीन तो आप बड़ी हाथ रख दिए है कपड़ा, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये अपना प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, किसका? नर का। शुक्राणु, सॉरी मिसप्रिंट हुआ, टेस्टिस या वृषण। कितने काम करता है? 2। एक तो शुक्राणुओं का निर्माण, दूसरा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। वही शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है और वही हार्मोन अपने शरीर के अंदर इतने सारे बदलाव को लाने का काम करता है। अब होता क्या है, ये जो वृषण ग्रंथियां है ना, इससे जुड़ी हुई एक अत्यंत कुंडलित नलिकीय रूपी रचना पाई जाती है यहाँ पे, इसे कहते हैं अधिवृषण। जब शुक्राणु बनते हैं तो वो पूर्ण परिपक्व नहीं होते। टेस्टिस क्या करता है, उनको बना बना के किस में डालता रहता है? एपिडाइडिमिस कहते हैं इसको, अधिवृषण या एपिडाइडिमिस में डालता है। अब ये एपिडाइडिमिस क्या करता है? ये उन शुक्राणुओं को परिपक्व करवाने का काम करता है,
जब टेस्टिस में से शुक्राणु बनते हैं तो उनमें गति करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो एपिडाइडिमिस में आते हैं या उनको पोषण मिलता है, वो पोषण ग्रहण करके परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने के बाद उनमें गति करने की क्षमता आ जाती है। फिर यहाँ से शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं, अपने आप गति करते हुए चलते हैं, ठीक है। और वो गति करते हुए इस नली के माध्यम से, जिसका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी। वाहिनी मतलब नली, शुक्र का मतलब जो शुक्राणुओं को ले जाए, ठीक है। या इसे कहेंगे सेमिनल डक्ट। डक्ट का मतलब ये नली होता है, सेमिनल का मतलब शुक्राणुओं को ले जाने वाली। ये नलिका जो है ये शुक्राणुओं को कहाँ से उठाती है, अतिप्रश्न एपिडाइडिमिस से, ठीक है। और यहाँ से ले जा कर के यहाँ से होते हुए यहाँ ला के छोड़ती है, किसमें, शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, एक गुब्बा रेणुमा रचना, छोटी सी, इसी शुक्रवाहिनी से जुड़ी हुई एक पिचकारी जैसी रचना है। ये शुक्राणु यहाँ से आते हैं, शुक्राशय में आके इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पड़े रहते हैं। यहाँ पर भी तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ इन शुक्राणुओं को पोषण देता है। वो पोषण ले लेके जीवित रहते हैं, पोषण ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि शुक्राणु तो कोशिका है, कोशिका तो जीवित है, जीवित है तो पोषण तो चाहिए। तो यहाँ पे उनको पोषण देने का काम कौन करता है, शुक्राशय करता है, ठीक है। और ये शुक्रवाहिनी आगे आते हुए यहाँ पर इधर से आने वाली एक वाहिनी से जुड़ती है, और ये वाहिनी कहाँ से आ रही है, मूत्राशय से। इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और शुक्राशय को कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये यहाँ पे आके दोनों जॉइंट हो जाती है। कौन कौन सी, शुक्रवाहिनी और यूरेथ्रा, अपन ने पढ़ा था, मूत्र मार्ग कहते हैं जिसको। ये दोनों यहाँ जुड़ते हैं आपस में। यहाँ जुड़ने के बाद ये इनके संयोजन स्थल पे लाल रंग की एक ग्रंथि बनाई हुई है। नाम क्या दिया इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड्स या प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं इसको। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये भी एक प्रकार के हल्के भूरे तरल पदार्थ का स्रावन करती है। और वो हल्का भूरा तरल पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, वो शुक्राणुओं को एक गति करने के लिए माध्यम देता है। यहाँ तक बने केवल शुक्राणु है, यहाँ इनमें तरल पदार्थ मिलता है। और इस तरल पदार्थ के मिलने के बाद ये जो शुक्राणु और ये तरल पदार्थ है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को वीर्य या सीमन के नाम से जाना जाता है, जो हल्का क्षारीय भूरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। क्षारीय प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, जिसकी pH 7.1 7.2 के आसपास होती है, ठीक है। ये दोनों वाहिनियां मिल करके मूत्र जनन मार्ग के नाम से भी जानी जाती है। जनन का मतलब इसमें से शुक्राणु आएंगे, मूत्र साथ में लिखा मतलब इसमें से मूत्र का उत्सर्जन भी होगा। मतलब ये दोनों कॉमन मार्ग है। मूत्र भी इसी वाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है, और जो वीर्य का स्खलन होता है वो वीर्य भी इसी वाहिनी से चलते हुए शरीर से बाहर निकलता है। ये महिला और पुरुषों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। महिलाओं के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग अलग अलग होते हैं, जबकि पुरुषों में अलग नहीं होते, वो यहाँ से कॉमन निकलते हैं। कहने का मतलब ये कि महिलाओं में शरीर से बाहर दो छिद्र खुलेंगे, जनन मार्ग अलग होगा, और जो मूत्र उत्सर्जन होता है वो छिद्र अलग होता है, ठीक है। ये दोनों एक बेलनाकार रचना 12 से 15 सेंटीमीटर तक जिसकी लंबाई हो सकती है, ठीक है, जिसको अपन किस नाम जानते हैं, सीसन या पेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये शरीर से बाहर खुलता है। तो ये है अपना नर जनन तंत्र। नेक्स्ट होगा मादा जनन तंत्र, उसका अपन अगले लेसन में जिक्र करेंगे। तो आज के इस लेसन के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आपके घर में सुख समृद्धि और हंसी खुशी का माहौल रहे, और आप हमारी तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहें। और जब तक हमारा अगला वीडियो आता है तब तक आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। नमस्कार।